हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे सितंबर 2015 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। और सबसे पहले करेंगे हम साइंस के क्वेश्चन आंसर। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। यानी कोई कक्षा 7 के बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहा है और किस विषय पे पढ़ा रहा है? पानी बचाने के बारे में बता रहा है। तो कैसे उनको पढ़ाए कि वो चीज उनको अच्छे से समझ में आ जाए, वो हमें बताना है। पहला है पोस्टर बनवाकर, दूसरा है निबंध लिखवाकर, तीसरा है बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार था जल जांच करवाकर, चार है पहली प्रतियोगिता करवाकर। तो पोस्टर बनवाकर तो क्या कर पाएंगे? ठीक है, बच्चों का एक कौशल का विकास होगा, जो ड्राइंग वगैरह बनाएंगे तो वो ठीक है, पर उससे कोई चीज स्पष्ट नहीं होगी तो ये तो नहीं। निबंध भी निबंध से ठीक है, बच्चा रट लेगा, लिख देगा, तो उससे भी कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। पर जो 3 नंबर ऑप्शन हमें दिया है कि बच्चे को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार, यानी मोहल्ले में जाएंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि कैसे यहाँ पानी आता है, किस टाइम आता है, कैसे आप उसका उपयोग करते हैं, अगर पानी नहीं आता तो आप लोग क्या करते हो, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो इसमें बच्चा खुद कर रहा है सब कुछ, तो उस चीज को वो अच्छे से जान पाएगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट हो जाएगा। 61 का आएगा, 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पाचन पर पढ़ाने से पहले एक अध्यापक उन्हें मानव शरीर का एक रेखा चित्र देता है और उन्हें कहते हैं कि वे उन सभी अंगों को चित्रित करें जिनसे होकर उनके विचार से भोजन उनके खाने के बाद गुजरता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए अध्यापक का क्या उद्देश्य हो सकता है? यानी 6 के जो विद्यार्थी है, टीचर उनको देता है कि पाचन पढ़ाना है, उनको पाचन तंत्र के बारे में कि इसमें कौन-कौन से अंग होते हैं, ऐसे भोजन का पाचन होता है, सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, वो पढ़ाएगा टीचर आज उनको। इससे पहले वो क्या करता है, एक पाचन तंत्र का चित्र बनाकर बच्चों को देता है और बोलता है कि इनके नाम लिखो जिनसे आपको लगता है कि भोजन पहले यहाँ जाता है, फिर इसके बाद में यहाँ जाता है। तो ऐसा करके वो देखना चाह रहा है कि बच्चों को पहले कितना पता है, और नहीं पता तो वो उसी हिसाब से उनको पढ़ाएगा, वो देखना चाह रहा है, यानी उनका पूर्व ज्ञान देखना चाह रहा है टीचर, ऐसा करके। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें? पहला दिया है विद्यार्थी को रेखा चित्र बनाने की कला को परखना, क्योंकि जीवन विज्ञान में रेखा चित्र बनाना एक महत्वपूर्ण कौशल है। तो ठीक है, रेखा चित्र बनाना एक कौशल है, पर इस क्वेश्चन के माध्यम से वो नहीं पूछना चाह रहा है इसको, तो ये तो नहीं है। पाचन तंत्र के बारे में विद्यार्थियों की समझ को समझना, तदनुसार उनका श्रेणीकरण करना। श्रेणीकरण नहीं करना है कि कितने किस बच्चे को कितना पता है, उस हिसाब से नहीं करना है। सिर्फ पूरा ज्ञान देखना है कि बच्चों को क्या पता है और क्या नहीं पता है। तीसरा, मानव शरीर और पाचन के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व विचारों की पड़ताल करना, ताकि भावी शिक्षण अधिगम स्तर को तदनुसार नियोजित किया जा सके। हाँ, ये सही आएगा, तो आएगा 62 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? पहला दिया, चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, दूसरा है बच्चे को एक समान मंच देना चाहिए, तीसरा है बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए, चार है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो इससे क्या कर रहा है? जो धुआं ऊपर उठता है, ऊपर क्यों उठता है धुआं? क्योंकि जो गर्म होता है, गैस गर्म होके प्रसार होगा, प्रसार होके वो हल्की हो जाएगी, जो उसके अणु हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, और हल्के हो गए तो हल्का हो गए, वो चीज ऊपर उठ जाएगी, तो धुआं ऊपर उड़ता है। ऐसा करके टीचर अगर उनसे बोलेगा कि आप कम से कम पर्सन करो, तो ये तो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया इसमें, ये तो इसका उद्देश्य नहीं है। बी दिया है, बच्चों को एक समान मंच देना। हाँ, सब बच्चों को पूछने का, कुछ जानने का हक है, तो सबको बराबर हक देना है। ऐसा नहीं है जो बच्चा कक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसी को बोलने का मौका देना, बाकी को नहीं। सबको एक समान अवसर देना है, तो ये उसका उद्देश्य है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए, हाँ, उनकी रुचि बनाने के लिए उससे प्रतिक्रियाएं भी करवानी है। चर्चा के अंत में बच्चों को आकलन भी करना है कि बच्चों ने कितना समझ लिया और कितना अच्छे से किया है उस चीज को। तो बी भी ठीक है, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जिसमें तीनों दिए हैं, बी भी दिया है, सी भी दिया है
और डी भी दिया, तो 63 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन दिया, आपके पास दो परख नलियां ए और बी है। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परख नली बी में फिनोफ्थेलिन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे, वो हमें बताना है कि दो परख नली हमारे पास में ए और बी। ए में भरा है हल्दी का पेस्ट, ठीक है, बी में फिनोफ्थेलिन। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, मैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। तो आपको पता है जो हल्दी का पेस्ट होता है, अगर उसके अंदर क्षार की कुछ बूंदें उसके साथ में आएगी तो उसका कलर चेंज होता है, रेड हो जाता है। पर हमने डाला है अम्ल डाला है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, यानी पीला ही रहेगा। हल्दी का पेस्ट डाला है तो पीला ही रहेगा ए वाला। पर बी में क्या था, फिनोफ्थेलिन था। फिनोफ्थेलिन HCl के साथ में क्रिया करके क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, यानी जैसा उसका कलर पहले था वैसा ही रहेगा, ठीक है। गुलाबी होता है जब अगर हम क्षार डालते तो क्या आएगा, ए का पीला ही रहेगा क्योंकि हल्दी का पेस्ट था, हल्दी का पेस्ट अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। बी में है फिनोफ्थेलिन, इसका रंगहीन हो जाएगा बी में, तो क्या आएगा, ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन रहेगा, तो 64 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुंह के पास लाती है। वह पोप की आवाज सुनती है। पोप की आवाज ब्लैंक की उपस्थिति की ओर संकेत कर रही है, यानी क्या है जो जिससे पोप की आवाज आ रही है वो हमें बताना है। तो परखनली में है तनु, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसमें एल्यूमिनियम की पन्नी भी डाल दी, यानी Al भी डाल दिया हमने, तो क्या होगा, जो इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2। H2 गैस अगर जलते टाइम किसकी आवाज करती है, पॉप की आवाज करती है। तो ये इसमें बताना है हमें कि कौन सी गैस निकली, तो हाइड्रोजन गैस निकली। आगे का 65 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। तो ये है अवस्था के बारे में, जैसे हमारी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, यानी उनके बीच की दूरी न के बराबर होती है, यानी उनमें बीच में दूरी होती नहीं। ठोस में ये होता है, द्रव में थोड़ी होती है, गैस में ज्यादा होती है, यानी कणों में जो विस्तार है, दूरी है, वो बढ़ती गई है जैसे जैसे हमने अवस्था चेंज हुई है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में दिए। तो क्या है, जल तरल से गैस में, यानी द्रव से गया है गैस में, तो कणों की दूरी में बदलाव हुआ है, तो वही हमें बताना है। पहला कणों के आकार में बदलाव, आकार में बदलाव नहीं हुआ, दूरी में बदलाव हुआ, कणों की संरचना में भी नहीं, कणों की दूरी में बदलाव हुआ। तो 66 का आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्मीयमान सबसे अधिक है, यानी ईंधन जलते टाइम जिसका सबसे ज्यादा उष्मीयमान है वो हमें बताना है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो इसमें पेट्रोल का और डीजल का लगभग सेम रहता है, फिर कोयले का आएगा और सबसे ज्यादा आएगा हाइड्रोजन का। किसका आएगा, हाइड्रोजन का। तो आ जाएगा 67 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सबसे अधिक ही बताना था हमें। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉलम ए के जीवों का मिलान बी में दिए गए उनके कार्य से करना है, यानी ए तरफ हमें जीव दिए गए और दूसरी तरफ उनका काम दिए गए, तो उनको मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी दही का जमना किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से होता है। तो ए मिल जाएगा हमारा डी से। दही का जमना प्रोटोजोआ किसके लिए होता है, मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है, तो प्रोटोजोआ मिल जाएगा सी से, मलेरिया से। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ठीक है। राइजोबियम मिल जाएगा ए से, 3 ए से। अब बचा है सिर्फ विषाणु, एड्स एक विषाणु वायरस जनित रोग, आपको पता है, तो 4 मिलेगा 2 से, ठीक है। तो पहले देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है जो हमने मिलाया है। एक को मिलाया है हमने 4 से, यानी 1 में आएगा डी, तो 1 में डी दिया हुआ है 2 ऑप्शन में, 1 में और 2 में, ठीक है। फिर देखते हैं प्रोटोजो मलेरिया मिलाया हमने, यानी 2 को मिलाया 3 से, सी से, तो डी सिर्फ इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ऐसा दिया है कि 2 में सी है। फिर हमने क्या मिला, राइजोबियम को मिलाया ए से, तो ए ही है इसमें।
विषाणु एड्स मिलाया बी से, तो यही आ जाएगा 68 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से एक सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। दूसरा है पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। चार है केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या दिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें? तो जो पत्ती का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की। पर जो पत्तियों का अलग रंग हो गया, क्या वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती? करती है। तो क्या आएगा, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। तो 69 का आएगा हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीमा अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो रीमा क्या बोलती है कि भिंडी एक फल है और उसकी दोस्त इस बात को नहीं मानती है। तो उसके लिए वो क्या कहेगी? पहला ऑप्शन क्या दिया, भिंडी एक सब्जी है, अंतः वह फल नहीं हो सकता। दूसरा है भिंडी को पकाकर खाया जाता है, अंतः वह फल एक सब्जी है। तीसरा है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। चार है भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट लग रहा है कि भिंडी में बीज होते हैं। आपको पता है बीज होते हैं, उन बीजों से क्या बनाते हैं, हम भिंडी का पौधा तैयार कर सकते हैं। तो ये रीजन ठीक लग रहा है। तो 70 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? यानी जब हमको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, या कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें शर्म आ रही है, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, चिंता में होते हैं, तो हमारे शरीर एक हार्मोन उत्सर्जित करता है उस तनाव से हमें समायोजन में। तो वो कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वो हमें बताना है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होता है थायराइड ग्रंथि से, तो ये तो नहीं आएगा। दूसरा दिया एड्रिनल, तीसरा दिया इंसुलिन। तो इंसुलिन आपको पता है मधुमेह रोग होता है, जिनको मधुमेह रोग होते हैं उनको इंसुलिन का टीका दिया जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। 4 नंबर पे दिया एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन होता है एक जो स्त्री गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, वो हमारा हार्मोन होता है, तो ये भी नहीं आएगा। सिर्फ बचा हमारा एड्रिनलिन, तो यही इसमें राइट आएगा कि जब हम गुस्से में होते हैं या हमें शर्म महसूस होती है, चिंता में होते हैं, तो हमारा शरीर एक हार्मोन स्रावित करता है उससे तनाव को समायोजन के लिए, तो वो होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित। तो 71 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, खंड ए में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाना है। यानी एक तरफ पौधे का खाने वाला पार्ट दिया और वो किसका है वो हमें बताना है। ए में दिया है सबसे पहले जड़ दी हुई है, तो जड़ मूली की, गाजर की, इनकी हम जड़ खाते हैं, ठीक है। तो इसमें दी हुई गाजर, गाजर दी हुई डी में, तो ए को मिला दिया हमने डी से। अब तना आ गया, तो इसमें दिया हुआ है गन्ना, तो गन्ने का तना यूज करते हैं हम खाने, यानी जो खाते हैं वो गन्ने का तना होता है। बीज मूंगफली आ जाएगी, ए से मिल जाएगा, और सबको पता है सेब एक फल होता है, तो मिल गया सब। जड़ को मिला दिया गाजर से, डी से, एक का डी, एक का डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। दो तने को मिलाया गन्ने से, सी से, ठीक है। बीज को मिलाया मूंगफली, ए से, ठीक है। फल सेब, ये भी ठीक है। तो आ जाएगा 72 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? यानी चार जो हमें ऑप्शन दिए हैं उनमें मानव रोग दिए हुए हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन सा समूह वायरस द्वारा होने वाला है। तो पहले में दिए खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। दूसरे में चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। तीसरे में खसरा, पोलियो, टाइफाइड। चार में दिए खसरा, टाइफाइड, 6 रोग। तो इसमें खसरा ठीक है वायरस जनित रोग है, पर जो टाइफाइड और 6 रोग दिए हैं ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु से होते हैं, तो ये तो ऑप्शन कट गया 4 वाला। अब 3 पे आते हैं, खसरा, पोलियो। तो पोलियो वायरस जनित है, पर टाइफाइड जीवाणु या बैक्टीरिया से होता है, तो ये ऑप्शन कट गया 3 भी। अब आए 2 में, चिकन पॉक्स, मलेरिया। तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, तो ये भी गलत हो गया, तो 2 भी गलत। अब सिर्फ बचे फर्स्ट नंबर ऑप्शन जिसमें खसरा भी है, चिकन पॉक्स है और हेपेटाइटिस ए, तो ये तीनों ही हमारे वायरस जनित रोग है। तो 73 का आएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
सपोषियों के समूह को दर्शाता है। तो सपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी किसी पे निर्भर नहीं होते। तो पहले में दिया है शैवाल, पालक, टमाटर, केला। दूसरे में दिया है शैवाल, अमरबेल, केला और आम। तीसरे में पालक, छत्रक, टमाटर, यीस्ट। चार में तुलसी, शैवाल, अमरबेल और छत्रक। छत्रक क्या होती है? मशरूम को बोलते हैं छत्रक। ठीक है, तो चार तुलसी, शैवाल और अमरबेल। अमरबेल क्या होता है? एक परजीवी होता है, दूसरे पे डिपेंड होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें यीस्ट एक, ठीक है, यीस्ट परजीवी होता है, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। इसमें फिर अमरबेल आ गया, तो ये भी गलत। सिर्फ फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जो सपोषी है। शैवाल भी है, पालक भी है, टमाटर भी है और केला भी है। ये चारों ही हमारे सपोषियों का समूह है। तो ये इसमें राइट आ जाएगा। 74 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। यानी उनका एक क्रम बताना है कि पहले भोजन कहाँ जाएगा, उसका हम क्या करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उस क्रम को हमें बताना है। ए में दिया शोषण, बी में दिया निष्कासन, सी में दिया स्वांगीकरण, डी में दिया अंतःकरण, चार में यानी पांच में दिया पाचन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? भोजन को ग्रहण ही तो करते हैं, तो डी आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? अंतःग्रहण करेंगे हम भोजन को। फिर क्या करते हैं? उसका पाचन करेंगे हम। भोजन ले लिया हमने, फिर उसको पाचित करेंगे, तो डी के बाद में आएगा ई। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? फिर करेंगे उसका अवशोषण, यानी उसमें से कौन सा पौष्टिक है, क्या विटामिन है, क्या हमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, उन सबको अलग अलग छांटनी करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम? उनका अवशोषण करेंगे। ठीक है, फिर उनको अलग अलग पार्ट में भेजेंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। तो फिर हम करेंगे उनका स्वांगीकरण। फिर आएगा सी, ए के बाद में सी, और लास्ट में उसमें से जो अपशिष्ट बचेगा उसका हम निष्कासन कर देंगे। तो बी आएगा सबसे लास्ट में। तो या तो आप ऐसे देखिए कि बी सबसे लास्ट में दो में दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से देखिए आपको कौन सा लगे। सबसे पहले अंतःग्रहण करेंगे, तो अंतःग्रहण डी सिर्फ दिया हुआ है में दो में और चार में, तो चार तो हमने पहले ही काट दिया था, सिर्फ दो बचे हमारे। तो इस हिसाब से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं तो आप वन बाई वन चल के पहले अंतःकरण फिर पाचन, डी ई, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। तो 75 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? विद्युत का चालक जिसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है वो चालक हो गया, जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता वो कुचालक हो गया। पर हमें बताना है चालक। तो सिरका, नींबू का रस और लवण, ये तीनों ही विद्युत के चालक हैं। और चालक नहीं है आश्रित, यानी जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कमजोर चालक या कुचालक होता है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 76 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी जो माध्यम ए दिया हुआ है वो बी से क्या है? सघन है, यानी बी को हम विरल माध्यम मान सकते हैं और ए को सघन माध्यम है। ठीक है, तो जो प्रकाश आएगा उसमें आपको पता है प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम या निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, फिर सघन माध्यम में आती है। यानी बी में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, ए में प्रकाश की चाल कम होगी। तो ये बात आपको पता है। तो पहला कथन क्या दिया? माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक होगी, नहीं बी में अधिक होगी, ए में नहीं। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक होगी। तो 77 का आपको कौन सा लग रहा है कि सही होना चाहिए? तो 2 ही हमारा राइट होगा कि ए की अपेक्षा बी में जो प्रकाश की गति है वो अधिक होगी, क्योंकि बी विरल माध्यम है और ए सघन माध्यम है, ये इसका कारण है। तो 77 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? हम वायुमंडल के बाहर से पिचकते नहीं है क्योंकि, यानी जो वायुमंडल है वो हमारे ऊपर भी तो भार यानी लगा रहा है दबाव, तो हम उससे दबते क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे बॉडी का जो अंदर से वेट यो भार लग रहा है, दबाव लग रहा है, वो उसको संतुलित किए हुए है, इसलिए हम पिचकते नहीं है। तो इसका रीजन ये है। पहला, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है, अधिक तो नहीं है, उसको बराबर है, तभी तो हम संतुलन में है। दूसरा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये हम बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, तो ये भी रीजन नहीं है।
तीसरा, हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है, ये भी नहीं। तो 78 का सिर्फ 4 नंबर ऑप्शन ऐसा लग रहा है जो राइट होना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त करते हैं, यानी बराबर है तभी निरस्त करेंगे दोनों चीजें। तो ये 78 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। यानी जो पानी में क्या डाला है हमने, लोहे का एक ब्लॉक डाला है तो वो डूब जाता है, इसका कारण हमें बताना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी में जो वस्तु तैरती है उसके द्वारा जो हटाया गया जो द्रव है उसका भार ज्यादा होता है उसकी भार की अपेक्षा, तभी वो वस्तु उस पे तैरती है। पर इसमें क्या होगा, इसमें जो ब्लॉक हमने डाला है लोहे का, उसके द्वारा जो हटाए गए द्रव का जो भार होगा वो उसके भार से कम होगा, तब वो डूब जाता है। इसका कारण ये है। तो हमें क्या बताना है, इसका कारण क्या? कारण ही बताना है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। दूसरा है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। तीसरा है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। 4 है जल का घनत्व ब्लॉक की घनत्व की तुलना में अधिक है। तो कौन सा सही लग रहा है? 2 नंबर ऑप्शन की ब्लॉक द्वारा जो विस्थापित जल है उसका भार कम है उसके भार की अपेक्षा। तो ये इसमें राइट हो जाएगा। 79 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला दिया, एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारतों की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो तारतों क्या होगा? यानी जब हम कोई आवाज को सुनते हैं तो एक तो बिल्कुल तीखी सी हमें सुनाई देती है तो उसका तारतव अधिक है, एक थोड़ी मोटी होती है। तो तारतव के हिसाब से ही हम ध्वनि की पहचान करते हैं कि पतली है, मोटी है, तीखी है, उसी हिसाब। तो ढोल की आपको पता है थोड़ी भारी सी आवाज लगती है तो उससे तारतव उसका कम हो गया, तो निम्न तारतव की ध्वनि उत्पन्न करा। तो ये बात तो सही है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति इसलिए वह उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो ये बात भी सही है कि सीटी की जो आवाज होती है आपको पता है एकदम तीक्ष्ण सुनाई देती है हमें, तो ये उसका तारतव अधिक है। 3 है सामान्यतः पुरुष की आवाज महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। तो ये उल्टा दे दिया, महिला की आवाज तीक्ष्ण होती है न कि पुरुष की। तो यही ऑप्शन गलत होगा। तो 80 का आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह है। यानी जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जो क्लॉकवाइज घूमते हैं उनका नाम हमें बताना है। तो ऐसे 2 ग्रह कौन से हैं? शुक्र और यूरेनस 2 ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी पश्चिम से पूर्व की यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 81 का, वो शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, यानी सबसे ज्यादा मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है? तो आपको पता है यूरिया का करता है मूत्र के रूप में। तो आ जाएगा 82 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रिया क्षण चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती है? यानी कोई चुंबक है उसके गुणों को नष्ट हम किस स्थिति में करते हैं वो हमें बताना है। तो चुंबक को अगर तोड़ेंगे तो क्या उसके जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे, उसके ध्रुव वापस बन जाएंगे, जहां से तोड़ा वहां से इधर बन जाएंगे और इधर बन जाएंगे। 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इन्हीं ध्रुवों पर चुंबक का सबसे अधिक होता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, ये सब चुंबक के गुण होते हैं। जो ये गुण होते हैं किस प्रकार नष्ट हो जाए? तो इनको या तो पीट कर, हम चुंबक को पीटना शुरू कर दें तब उसका गुण नष्ट हो सकता है, या उसको गर्म करेंगे तब उसका चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो ये 2 कारण हो सकते हैं उसके चुंबकत्व नष्ट होने के। तो पहला दिया 2 टुकड़ों में काटना, तो इससे तो चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। दूसरा है तापन और तीसरा है पीटना। 4 है सील करना। बी और सी ऐसे हैं जिनसे चुंबकत्व नष्ट हो सकता है, तो वही हमें बताना था। तो बी और सी किसमें दिया? 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है बी और सी। 83 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है बाहरी वस्तुएं जल में डूब जाती है और हल्की वस्तुएं जल में तैरती है। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर
प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? यानी बच्चे को पता नहीं है कि वस्तु कब डूबती है, कब तैरती है, तो टीचर को उससे संबंधित उदाहरण देने होंगे। उसके सामने ऐसी वस्तुओं को लाके उसके सामने प्रयोग करने के लिए बोलो कि आप खुद करके देखो कि कौन सी वस्तु तैर रही है, हल्की, भारी या अपना जो आकार है उसी हिसाब से, किस हिसाब से कोई वस्तु उसमें तैरती है, यानी उसको उदाहरण देंगे, उस चीज को समझाएंगे, तभी वो चीज उसकी समझ में आएगी। अगर हम सीधा सीधा पढ़ा देंगे, ठीक है, एक टाइम के लिए बच्चा उस चीज को याद रख लेगा, पर हमेशा के लिए वो चीज उसकी समझ में आने की कम संभावना है। अगर खुद से करेगा तो वो चीज उसको अच्छे से हो पाएगी, तो वही इसमें बताना है। तो क्या आएगा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन पहला कथन दिया है कि है कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है, जिसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरा, बच्चे को स्पष्ट कीजिए कि है वस्तु का बाहर नहीं वरन उस वस्तु के घनत्व है जो ये निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। तीसरी, प्रतिक्रिया उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। तो यही इसमें राइट आएगा। 84 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थी को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करेगी? यानी कुछ नीचे परिस्थितियां दी गई है कि किस परिस्थिति में बच्चा अच्छे से ज्ञान की खोज कर पाएगा। पहली दी है, विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या कीजिए। दूसरा है, विद्यार्थी का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत स्तर में भाग लेना। तीसरा है, विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। चार है, विद्यार्थी को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। तो इसमें से कौन सी परिस्थिति में बच्चा खुद से कर रहा है वो चीज उसके लिए सही रहेगी? तो 3 नंबर ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग के द्वारा, यानी खुद करने को बोलो उस चीज को, और फिर वो चीज को जानेगा कि कैसे क्या चीज हुई है, तो वो सबसे अच्छा तरीका होगा। तो 85 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है, तो कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बी दिया, मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। सी दिया, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जो बी और सी दिए वो तो उसके कारण दिए कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई, पर बच्चे ने क्या देखा कि टीचर ने मोमबत्ती रखी, उसके ऊपर जैसे ही जार डाला वो बुझ गई, यानी जलना बंद हो गई। यही देखा था, यही अवलोकन किया था बच्चे ने, तो वही हमें बताना है कि क्या देखा उस बच्चे ने। तो यही देखा कि मोमबत्ती पहले जल रही थी फिर बुझ गई, यानी जलना बंद हो गई। तो कारण नहीं बताना हमें कि किस वजह से हुई। तो क्या हुआ, उपयुक्त तीनों कथनों में से पहला दिया है कि केवल कथन ए अवलोकन है, कथन ए और बी दोनों अवलोकन है, सभी कथन अवलोकन है या सभी कथन अनुमान है। तो सिर्फ ए अवलोकन है, एक चीज ए ही तो देखा था बच्चे ने कि मोमबत्ती रखी उसके ऊपर जैसे ही जार डाला वो बुझ गई, तो यही चीज तो देखी थी बच्चे ने। तो क्या आएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा 86 का, कि ए, सिर्फ ए ही अवलोकन है, बाकी सब तो उसके जो निष्कर्ष है या परिणाम है कि किस वजह से मोमबत्ती बुझ गई। 87 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो मुक्त अंत वाला यानी जिसका कोई अंत ना हो प्रश्न के उत्तर देने का। तो पहला ऑप्शन क्या है? केले की छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। दूसरा, यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा। तीसरा है, किसी पीपे बैरल को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में से लुढ़काना आसान क्यों होता है। चार है, ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। तो कौन सा लग रहा है कि यदि घर्षण बल न हो तो क्या होगा? ये एक अनुमान हो गई, एक परिकल्पना होगी, एक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। तो अनुमान वाले प्रश्न का कोई अंत नहीं होता। 87 का आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो विज्ञान में नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनके विषय में बताना है हमें। तो पहला दिया, नियम दृष्टिकोण तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिकोण तथ्यों के स्पष्टीकरण है। दूसरा, वह ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। तीसरा है, सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में मिलते हैं।
4 है, सिद्धांत और नियम एक ही है और एक ही प्रकार ये करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सिर्फ फर्स्ट नंबर ऑप्शन ऐसा है कि नियम दृष्टिगत तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत रूप है, यानी एक नियम बनाते हैं तो उस नियम के हिसाब से चलते हैं तो उस सिद्धांत को अच्छे से जान पाते हैं, यानी नियम एक छोटा रूप हो गया सिद्धांत का, और स्पष्ट कर देंगे उस चीज को, वो हमारा सिद्धांत बन जाता है उन्हीं नियमों के अनुसार। क्या आएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन दिया, कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिए गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो विभिन्न यानी एक से ज्यादा कौशलों का मूल्यांकन करना चाहती है तो कैसे करेगी वो? ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाकर, कि कोई सूची बनाएगी कि आज ये करना है, प्रेक्षण सूची के हिसाब से अच्छे से कर पाए। कागज पेंसिल से ठीक है, उसकी राइटिंग का, उसके जो ज्ञानात्मक पहलू है उसका अवलोकन अच्छे से कर लेगी वो, साक्षात्कार से उसकी अभिव्यक्ति कौशल का, पर्सनावली से कि बच्चा कितना कैसे अपनी बात को स्पष्ट कर पाता है, तो ये ठीक है, सिर्फ उनसे के एक कौशल का विकास होगा। 1, 2 और 4 से, 3 से हम हर प्रकार के कौशल का विकास या उसके आंकलन कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, प्रेक्षण सूची सबसे बेस्ट तरीका होगा। 89 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, नहीं बताना है। पहला दिया, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, तो ये तो उसका उद्देश्य होता है, संबंधित तो हमें करना है उसके जीवन से, उसके दैनिक जो कार्य है उनसे। दूसरा है जिज्ञासा का पोषण, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, तो पोषण करना है उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना है हमें, उसके जो जिज्ञासा है उसको शांत करना है, उससे उसके जो जिज्ञासा है उसको हम अच्छे से जान पाए कि बच्चा क्या पूछना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है, तो उसको पोषण तो देना है हमें, तो ये भी उसका उद्देश्य है। तीसरा, मूल्यों को आत्मसात करना, यानी मूल्यों का विकास करना उसके अंदर, ये भी उसका उद्देश्य है। 4 क्या है, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, यानी जो सीख रहा है उसको सिर्फ प्रस्तुत कर दो कि आप ऐसा करो और हम आपको ये बात ऐसे समझा देंगे, यानी सिर्फ प्रस्तुत करना ही उसका उद्देश्य नहीं है, उसको अच्छे से स्पष्ट करना है, समझाना है हमें, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो 90 का 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार कर लिया हमने साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।